नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। खबर है 9 बजे 9 रिपोर्टर का वक्त है और सबसे पहले हम आपको उन रिपोर्टर से वाकिफ करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं जो हमारे साथ इस पूरे 1 घंटे के दौरान रहेंगे। रवीश मिश्र हमारे साथ दिल्ली से जुड़े रहेंगे। वो बताएंगे कि जो कुश्ती संघ को लेकर के जो विवाद था वो अब क्या आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, शांत होता दिखाई। दीपक चौबे हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, अली शरर दिल्ली से मौजूद है, हमारे सहयोगी जसवीर चंडीगढ़ से मौजूद हैं, शेखरानंद त्रिवेदी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, मदन मोहन वाराणसी से जुड़ेंगे। दरअसल वहां पर भी आज ज्ञानवापी को लेकर के अहम सुनवाई होनी है, उस पर वो जानकारी देंगे। दीपांकर गुप्ता हमारे साथ जम्मू से मौजूद हैं, नमित त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली में एक बार फिर से प्रदर्शन हो सकता है झुग्गियों को तोड़ने के मामले पर, और हमारे साथ दिनेश सिंह इलाहाबाद से मौजूद रहेंगे, प्रयागराज से मौजूद रहेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन के। खेल मंत्री के आश्वासन पर पहलवानों का धरना खत्म हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं। भारतीय ओलंपिक महासंघ ने जांच के लिए कमेटी बना दी है। WFI अध्यक्ष पर लगे आरोपों की जांच एक कमेटी करेगी। IOC इंडियन ओलंपिक संघ ने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें 7 सदस्य शामिल रहेंगे। आरोपों की जांच ये 7 सदस्यीय टीम करेगी। जो 7 सदस्यीय कमेटी है उसका गठन किया गया है। कमेटी के रिपोर्ट आने तक धरने पर नहीं बैठेंगे खिलाड़ी, यह भी कहा गया है। जांच होने तक WFI के कामों से अलग रहेंगे ब्रजभूषण। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। WFI के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, बीजेपी के सांसद हैं और उन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। तो इसलिए जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक वो WFI से अलग रहेंगे, कुश्ती संघ से उनका कोई नाता नहीं रहेगा, यह तय किया गया है इस बातचीत में। खेल मंत्री के साथ बातचीत में 3 दिनों से चला आ रहा जो धरना था खिलाड़ियों का वो खत्म हो गया है और इस बात पर सहमति बनी कि 4 हफ्ते में जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। हमने पहले ही दिन से, जिस दिन इनकी मांग आई भी उसी दिन से ही भारतीय कुश्ती संघ को नोटिस दे दिया था 72 घंटे में अपना जवाब दें, और ये उस दिन भी सुनिश्चित किया था कि खिलाड़ियों की उचित मांगों पर जो आरोप भी लगे हैं उस पर जवाब भी मांगा जाएगा और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। जो मांगे यहाँ पर रखी गई उस पर सब ने आम सहमति बनाते हुए तय किया है कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा। 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। जो भी गंभीर आरोप किसी भी तरह के, चाहे फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हरासमेंट के हो या बाकी हो, जो भी कहेंगे इनके सबकी गहराई तक जाएंगे, जांच भी करेंगे और जो निर्णय बाकी करने की आवश्यकता होगी वो भी कर। उन्होंने जो खिलाड़ियों की जो हमारी बात थी, जो आवाज़ थी वो सुनी है और एक निर्णय लिया है कि भाई हम एक कमेटी गठित करेंगे जो आपको 1 महीने में उसका रिजल्ट देगी। तो हमने पूरा विश्वास है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी और जो खिलाड़ियों की सुरक्षा की बात है, चाहे वो किसी तरह की बात है, कि वो मंत्री जी ने बोला कि वो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि पहले भी कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष की तरफ से खिलाड़ियों को धमकी मिली है। तो सभी खिलाड़ी भी यही थे कि भाई हमने आवाज़ उठाई है और उससे डरे हुए थे उस चीज़ से। तो सभी को समझाया भी है, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हर कदम पे साथ खड़े हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जितना भी खिलाड़ियों का सपोर्ट किया है पिछले साल, आप सभी ने देखा, जो पिछले साल जितने भी कंपटीशन हुए हैं, ओलंपिक, एशियन गेम्स जो पीछे साल गए उनमें, तो हमारा खेल काफ़ी ऊपर गया है। हम भी नहीं चाहते थे कि ये प्रोटेस्ट करें, पर हमारी भी मजबूरी थी कि भाई इतना पानी सर से ऊपर चला गया था कि हमें ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि हमारा भी ये साल बहुत ज़रूरी साल है। हम अभी खिलाड़ी प्रोटेस्ट को बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें सरकार ने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा। तो फिलहाल धरना खत्म हो गया है, ये बता रहे हैं आपको। दरअसल खेल मंत्री के साथ बातचीत, मीटिंग के बाद खिलाड़ी इस बात पर सहमत हुए कि कमेटी जांच करेगी। ब्रजभूषण
सिंह जो हैं कुश्ती संघ के अध्यक्ष, उन्हें जांच होने तक संघ से अलग रखा गया है, इस बात पर सहमति बन गई है। इसके अलावा आईओसी, इंडियन ओलंपिक संघ ने भी, भारतीय ओलंपिक संघ ने भी एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और यह कहा गया है कि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन अब नहीं होगा। खिलाड़ी मान गए हैं धरना प्रदर्शन अब नहीं होने वाला है, लेकिन जांच चलती रहेगी, कमेटी जांच करेगी। रवीश बिष्ट हमारे स्पोर्ट्स एडिटर इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। रवीश, जो चार्जेस लगाए गए वो क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन एक कमेटी का गठन किया गया, इस कमेटी के बारे में भी बताइए। और क्रिमिनल ऑफेंस की जांच क्या ये कमेटी कर सकती है, इसके पास पावर दरअसल क्या है? आप जांच तो कर लेंगे, ठीक है, आरोपों के आधार पर जांच होगी, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस के बारे में एक कमेटी जांच करने जा रही है, इसका क्या औचित्य निकलता है? देखिए कुंदन, सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि 2 कमेटियां यहाँ पे बन गई हैं। एक तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बनाई है और एक बनाई है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो कमेटी बनाई है अभी उसके मेंबर्स का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, और आईओए ने जो कमेटी बनाई है उसके मेंबर्स का अनाउंसमेंट जो है वो कर दिया गया है। बिल्कुल, उसमें मैरी कॉम भी है, उसमें योगेश्वर दत्त भी है, उसमें जाने माने जो है 2 एथलीट भी, जाने माने एथलीट्स भी है, और 2 एडवोकेट भी उसमें शामिल है। सेक्सुअल हेरेसमेंट की जो जांच है वो आईओए की कमेटी करेगी, और ओवरऑल जो प्रोसीडिंग्स है उसकी जो जांच है वो खेल मंत्रालय द्वारा बनाई गई जो कमेटी है वो करेगी। वो भी बातचीत करेगी, इन खिलाड़ियों के भी बयान लेगी, साथ ही साथ जो बृजभूषण शरण सिंह है उनसे भी वो बातचीत करेगी, उसके बाद जो है अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी। अब जो आप क्रिमिनल ऑफेंस की बात कर रहे हैं वो एक प्राइमरी रिपोर्ट बनाएगी कि ये एविडेंस थे, ये इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा हुए, ये इनका डिफेंस में कहना है, और उसके बाद वो अपनी एक रिपोर्ट जो है ओवरऑल कि किस तरीके से जो फेडरेशन है उसको वर्क करना है, ये खेल मंत्रालय द्वारा बनाई गई कमेटी डिसाइड करेगी। डिसाइड नहीं करेगी, मतलब अपनी रिपोर्ट में शामिल करेगी कि फेडरेशन को किस तरीके से वर्क करना चाहिए, क्या बृजभूषण शरण सिंह जो है उनको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो कोचेज हैं जिनके ऊपर एलिगेशन है क्या उनको हटाया जाएगा। ये सारी चीजों का जो खाका है वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की जो कमेटी है वो देखेगी, और जो आईओए की जो कमेटी है वो सेक्सुअल हेरेसमेंट के जो भी केसेस लगे हैं उसकी जांच करेगी, और उसके बाद अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है आईओए को सौंपेगी। यानी कि रवीश, इस पूरे मामले में 2 तरह की जांच तो चल रही है, लेकिन आगे जो गंभीर आरोप हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के जो आरोप हैं, शारीरिक शोषण के जो आरोप हैं, उसकी जांच जो है अगले दौर में होगी, जब आईओसी की कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप दे, जब खेल मंत्रालय की कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप दे, उसके आधार में अगर बृजभूषण सिंह जो हैं आरोपी पाए जाते हैं, कुछ एविडेंस मिलता है, तब जाकर के एक तरीके से सही मायने में पुलिस और किसी एजेंसी से जांच कराई जाएगी। तो अभी ये प्राइमरली ये डिसाइड किया गया है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष को हटा दिया जाए कामकाज से, इस पर सहमति बन गई है, लेकिन कई दौर के जांच होगी, तभी पता चल पाएगा कि वाकई जो 3 दिनों तक इंटरनेशनल खिलाड़ी जो भारत का नाम जिन्होंने रोशन किया है, उन्होंने जिनके खिलाफ आरोप लगाए हैं उनमें सच्चाई कितनी है, ये सेकेंड दौर की जांच में पता चलेगा। रवीश, नहीं, दोनों जांच साइमल्टेनियसली चलेंगी। खेल मिनिस्टर से जब बात हुई थी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, मैं वहीं मौजूद था। 7 बजे जो एथलीट्स थे हमारे, जो रेसलर्स थे, वो मिलने आए थे अनुराग ठाकुर से, और 12:30 बजे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई है मिडनाइट की, 12:30 बजे रात, आप समझिए 5.5 घंटे लग गए इस पूरी जांच कमेटी को लेकर, और सारी जो भी उनके जो मांगे थी उसको पूरा करने को लेकर। तो 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे पहले 9 बजे के करीब जो है आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपनी एक कमेटी बनाई जिसकी हेड है पीटी उषा। पीटी उषा आईओए की हेड है। उन्होंने फटाफट एक ट्वीट किया था और एक उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी किया गया आईओए की तरफ से। उसमें उन्होंने एक 7 सदस्य कमेटी बनाई जिसमें कि मैरी कॉम को हेड बनाया गया है, और उस कमेटी में 2 एडवोकेट भी हैं। वो सेक्सुअल हेरेसमेंट के जो केसेस लगे उनकी जांच करेगी। वो जांच अभी से ही शुरू हो जाएगी, मतलब आज से ही वो जांच शुरू हो जाएगी। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो कमेटी बनाई है वो 4 हफ्तों के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी, 4 वीक्स के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन उसमें भी कोई मेंबर कौन है ये अभी नहीं बताया गया है। आज शायद वो डिस्क्लोज कर देंगे कि उसमें 4 मेंबर कौन हो सकते हैं। प्रोबेबली विमेन रेसलर होंगी 2 या 3, जो भी मतलब वो बनाएंगे, वो आज डिस्क्लोज की जाएगी। दोनों जो जांच है वो साइमल्टेनियसली चलेंगी, एक साथ चलेगी। और जहां तक जो आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो हैरेसमेंट के केसेस लगे हुए हैं, जो क्रिमिनल ऑफेंसेस लगे हुए हैं, देखिए इसके लिए तो खुद एथलीट्स को जाना पड़ेगा पुलिस में रिपोर्ट कराने के लिए एफआईआर में, जो कि बृजभूषण शरण सिंह बार बार कहते रहे, और उनके जो समर्थक है वो बार बार कहते रहे कि अगर ऐसे आरोप थे तो पुलिस में क्यों नहीं गए, धरने पे क्यों बैठ गए, सीधे चले जाते। तो देखो, बिल्कुल रवीश, आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। फिलहाल इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।
तो रवीश मिश्र बता रहे हैं कि 2 कमेटी का गठन किया गया है, एक खेल मंत्रालय की तरफ से और एक इंडियन ओलंपिक संघ की की तरफ से कमेटी का गठन किया गया है, जो शारीरिक शोषण के आरोपों की जांच ये 7 सदस्यीय कमेटी करेगी। इस खबर से जुड़े हुए हर अपडेट आप सबसे पहले न्यूज इंडिया पर देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली में डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। राज्यों के डीजीपी और खुफिया एजेंसियों की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। बैठक में साइबर अटैक रोकने की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। बदलते वक्त में आंतरिक सुरक्षा को किस तरीके से और मजबूत किया जाए और चाक चौबंद किया जाए, इस पर बातचीत हो रही है। ड्रोन का जो खतरा है वो हाल के दिनों में बढ़ा है और खासतौर पर जो बॉर्डरिंग इलाके हैं वहां पर ड्रोन से हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। इसे किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से इसका एनकाउंटर किया जाए, काउंटर किया जाए, इस पर मंथन हो रहा है। टेरर की बात तो हो ही रही है, साइबर अटैक की बात हो रही है। साइबर अटैक का खतरा बढ़ रहा है बदलते वक्त के साथ, इस पर मंथन हो रहा है तमाम डीजीपी और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के साथ। G20 की बैठक से पहले सुरक्षा को चाक चौबंद भारत करना चाहता है, इसलिए ये 3 दिनों की कॉन्फ्रेंस। अली शरर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अली, ये 3 दिनों की बैठक और कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज इस बैठक का हिस्सा होंगे। देखिए, बिल्कुल कुंदन, आपको बताते हैं 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के पूसा में चल रहा है, जिसका नाम है अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक सम्मेलन। इस सम्मेलन में कल गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तमाम देश के जितने भी राज्य हैं उनके डीजीपी, आईजी और आईजीपी के साथ ये बैठक हो रही है। इसमें मंथन किया जा रहा है किस तरह से कैसे आतंकवाद से निपटा जाए, कैसे आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उसको लेते हुए एक मंथन जारी है। और एक मीटिंग सालाना हर साल होती है नई दिल्ली के पूसा में, लेकिन इस बार विशेष इसलिए मानी जा रही है क्योंकि गणतंत्र दिवस से पहले है। तो आतंकी जो गतिविधि के लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है, उनको लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जिसके चलते मीटिंग आज भी होनी है। कुंदन, अली, क्या खास रहा है, क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, बिल्कुल इस टाइम देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है साइबर क्राइम को लेकर के बहस, एक मंथन जारी है। क्योंकि अभी आपको याद हो, कुछ दिन पहले दिल्ली के एम्स अस्पताल का भी साइबर डाटा हैक कर लिया गया था हैकरों द्वारा और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। करीब 20 से 25 दिन ये समस्या रही थी, जो पूरा तरह इंटरनेट की जो सुविधाएं सारी ठप कर दी गई थी, सारा डाटा हैक कर लिया गया था। तो इसको लेकर के विशेष अभियान जारी है और जम्मू कश्मीर में किस तरह से आतंकियों से निपटा जाए उसके लिए विशेष जो टीम गठित की गई है, उसकी एक निगरानी के लिए ये समीक्षा की जा रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रूबरू होंगे देश के तमाम राज्यों के डीजीपी से। अली, बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। लखनऊ सीधे आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, क्या कह रहे सुनते हैं। मुकेश शर्मा जी, योगेश शुक्ला जी, श्रीमती जय देवी जी, श्री अमरीश कुमार जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री DS मिश्रा जी। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित प्रमुख सचिव नगर विकास, पुलिस आयुक्त लखनऊ, सचिव नगर विकास, प्रदेश शासन के सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवगण, प्रशासन और पुलिस से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रतिभागीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, रन फॉर G20 वाकाथन व मिनी मैराथन कि आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। आज मौनी अमावस्या का पावन पर्व भी है और इस अवसर पर G20 के जो 4 आयोजन 4 सिटी में, प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वाराणसी, आगरा और नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में 4
सिटी में जो 11 मीटिंग्स होनी है, उन सब के प्रति आम जनमानस की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए यह आयोजन प्रदेश सरकार की ओर से इस पावन तिथि को से प्रारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर जनपद में रन फॉर G20 वाकाथन व मिनी मैराथन में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। तो एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, पीएफआई के खिलाफ एक्शन मोड में है एनआईए। पीएफआई के 20 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है, चार्जशीट दर्ज की गई है। चार्जशीट में एनआईए का बड़ा दावा भी सामने आया है। 2047 तक देश में इस्लामिक शासन लागू करना पीएफआई का प्लान था। यह कहा गया है पीएफआई ने बनाई सर्विस टीम और किलर स्क्वाड, ये चार्जशीट का हिस्सा है। यानी कि पीएफआई सिर्फ धार्मिक और सामाजिक तौर पर काम नहीं कर रहा था जैसा कि पीएफआई का दावा है, बल्कि अब जो चार्जशीट एनआईए ने तैयार किया उसमें कहा गया है कि एक सर्विस टीम भी बनाई थी पीएफआई ने और किलर स्क्वाड भी तैयार किया था पीएफआई ने, चार्जशीट का हिस्सा। ये सबसे बड़ी बात है, चौंकाने वाली बात है। बीजेपी नेता की हत्या के मामले में चार्जशीट दायर की गई है। 6 फरार पीएफआई सदस्यों पर इनाम भी घोषित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएफआई के 20 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है। बीजेपी की हत्या के मामले में यह चार्जशीट दायर की गई है और चार्जशीट में कहा गया है कि पीएफआई के सदस्यों ने सर्विस मॉड्यूल तैयार किया था और एक किलर मॉड्यूल तैयार किया था, किलर स्क्वाड तैयार किया था। सर्विस टीम के साथ साथ किलर स्क्वाड भी तैयार किया था पीएफआई के इन सदस्यों ने, ये चार्जशीट में बताया गया है। अली शरर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। अली, पूरी खबर के बारे में बताइए, चार्जशीट में क्या क्या बताया गया है और किस तरह के आरोप पीएफआई के इन सदस्यों के खिलाफ? देखिए कुंदन, आपको बता दें कर्नाटका में साल 2022-26 जुलाई को एक भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता की हत्या की गई थी, जिसके बाद पीएफआई के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा था। एनआईए ने अपनी जांच में 20 आरोपियों को दोषी पाया गया था, जिनके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई है। 6 आरोपी ऐसे हैं जो फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है, उन पर इनाम घोषित किया गया है। तो पीएफआई की पूरी तरह से कमर तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो पहले कर दी गई थी। देश में पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया गया है पीएफआई को, लेकिन इनके आकाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है, क्योंकि चार्जशीट जब कोर्ट में पेश होगी तभी इनके खिलाफ कानूनी ठोस कार्रवाई होगी। इसके चलते पूरी तरह से एनआईए की टीम मुस्तैद है और इसके चलते अब जो 6 आरोपी हैं उनकी भी तलाश लगातार जारी है। शुक्रिया आप इस खबर पर जानकारी देने के लिए अली आपका। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, गणतंत्र दिवस पर आतंकी साजिश की आशंका है। दिल्ली पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा भी किया है। दरअसल पिछले दिनों अलर्ट जारी किया गया था आतंकी साजिश के मद्देनजर और इन सब के बीच दिल्ली पुलिस ने बड़ी साजिश का खुलासा किया है। फिर पकड़े गए 2 खालिस्तानी आतंकवादी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इन्हें गिरफ्तार किया है। आपको याद होगा पिछले दिनों 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए थे दिल्ली से, लेकिन इन सब के बीच 2 खालिस्तानी संदिग्धों को एक बार फिर से स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आतंकियों को पंजाब से अरेस्ट किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे ये संदिग्ध आतंकवादी। राजन भट्टी और चिन्ना को दिल्ली लाया गया है, ये दोनों आरोपी हैं। हम आपको बता रहे हैं कि स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। ये खालिस्तानी संदिग्ध बताए जा रहे हैं, खालिस्तान के समर्थन में जो आतंकवादी संगठन है उनके समर्थक बताए जा रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है। राजन भट्टी पंजाब का कुख्यात ड्रग्स और हथियार सप्लायर भी है। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ये बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा किया है। स्पेशल सेल ने मुखबिर की सूचना पर पंजाब के अमृतसर से 2 खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकियों की पहचान राजन भट्टी और चिन्ना के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकी दिल्ली में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। राजन भट्टी पंजाब का कुख्यात ड्रग और हथियार सप्लायर बताया जा रहा है। जसबीर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। जसबीर, क्या जानकारी इनके खिलाफ मिली थी, क्या साजिश थी, कुछ पता चल पाया है क्या?
पुलिस दोनों ने साझा ऑपरेशन करके एक अमृतसर के होटल से दो कुख्यात अपराधी गिरफ्तार किए, जो बताया जा रहा है कि लंदा के साथी है, जो आमने सामने गोली चलने की वजह से एक गोली कांस्टेबल के पैर में लगी और एक ये आतंकवादी के लगी। आपको बता दें कि 26 जनवरी का अभी समय आने वाला है, तो ये दोनों अपराधियों का शायद दिल्ली पुलिस को ये लगता है कि बड़ी साजिश को ये अंजाम देने की तैयारी थी और मुखबिरी की से वजह से इन्होंने अमृतसर से दोनों ने अमृतसर पुलिस और दिल्ली पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके इन दोनों को पकड़ा है। जी कुंदन। जसवीर, क्या इनकी गिरफ्तारी के वक्त मुठभेड़ भी हुई, आप बता रहे हैं? बिल्कुल आमने सामने गोली चली है और एक गोली पुलिस वाले को लगी है और दूसरी गोली ये आतंकवादी को लगी है। कुंदन जी, तो जसवीर हमारे सहयोगी बता रहे हैं चंडीगढ़ से कि इन दोनों आतंकवादियों की गिरफ्तारी के दौरान मुठभेड़ हुई है, दोनों तरफ से गोली चली है, एक कांस्टेबल को गोली लगी है और एक जो संदिग्ध आतंकवादी है उससे भी गोली लगी है, वो भी जख्मी हालत में है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर कठुआ में भीषण हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, खाई में गिरी है मिनी बस और ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो मिनी बस कठुआ में हादसे का शिकार हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खाई में गिरी है मिनी बस और इस हादसे में अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है, 15 लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के कठुआ से जुड़ी हुई, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक मिनी बस गहरी खाई में गिरी है और इस हादसे में 15 लोग घायल हैं, जबकि 5 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। राहत और बचाव कार्य फौरन से शुरू कर दिया गया, 15 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के कठुआ से जुड़ी हुई, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक मिनी बस हादसे का शिकार हुई है, मिनी बस खाई में गिरी है, फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। और इस सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, 15 लोग घायल हुए हैं। और दिल्ली के झुग्गियों को लेकर बड़ी खबर आपको बताते हैं, आज फिर से प्रदर्शन होने वाला है। झुग्गी तोड़ने के खिलाफ आम आदमी पार्टी फिर से हल्ला बोल करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, झुग्गियों के मुद्दे पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ यह प्रदर्शन आज होगा। आपका प्रदर्शन होगा और विधायक आतिशी इस प्रदर्शन का नेतृत्व करती हुई दिखाई देंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछले दिनों बीजेपी दफ्तर के बाहर में जबरदस्त तरीके से हजारों की तादाद में प्रदर्शन करने के लिए वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जिन झुग्गी झोपड़ी वालों को नोटिस दिया गया था वो इकट्ठा हुए थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था और ये प्रदर्शन, इस तरह का प्रदर्शन पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। लेकिन इन सब के बीच खबर अब आज ये है कि सांसद रमेश बिधूड़ी के घर पर यह प्रदर्शन हो सकता है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये प्रदर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होगा। तो सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ यह प्रदर्शन होने जा रहा है। आज फिर से हजारों की तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे इस प्रदर्शन में। झुग्गी झोपड़ी जिन्हें नोटिस दिया गया है घर खाली करने का, जिनकी झोपड़ियां तोड़ी जानी है, वो लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। तो बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ आपका प्रदर्शन एक बार फिर से देखने को मिलेगा। झुग्गी झोपड़ी तोड़े जाने के खिलाफ ये प्रदर्शन पिछले काफी दिनों से लगातार जारी है और एक बार फिर से इसी तरह का प्रदर्शन देखने को मिलेगा आज। लेकिन यह प्रदर्शन आज होगा सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज फिर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों को तोड़े जाने के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा। दरअसल झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का नोटिस डीडीए की तरफ से दिया गया, जिस पर दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है और इसी मसले पर आज प्रदर्शन होगा। फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ से आज फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई, दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों से जुड़ी हुई है इस वक्त की बड़ी खबर।
नमित त्यागी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं। नमित, आज प्रदर्शन होने वाला है, फिर से आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ये सांसद के खिलाफ प्रदर्शन होगा, कहां पर होगा? देखिए, जो रमेश भिदोड़ी हैं जो कि साउथ दिल्ली लोकसभा से सांसद है, और जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि दिल्ली के झुग्गियों को तोड़ने का नोटिस जो है वो डीडीए की तरफ से दिया जा रहा है, ऐसे में जहां से रमेश भिदोड़ी बीजेपी के सांसद हैं साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र, वहीं के ही ज़्यादातर झुग्गी झोपड़ी इलाके हैं जहाँ के लोगों को नोटिस दिया गया कि आपके झुग्गियों के यहाँ से तोड़ा जाएगा, जिसको लेकर वहाँ की जो लोकल विधायक हैं आतिशी, उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जाएगा। जो सरकारी आवास है रमेश भिदोड़ी का, वहीं पर यह प्रदर्शन होगा। तकरीबन 12 बजे का समय दिया गया है। दयाल सिंह कॉलेज जो कि दिल्ली के अंदर है, लोधी रोड पर, वहां से प्रदर्शन शुरू होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि एमसीडी चुनाव से पहले जो बीजेपी ने वादा किया था, जहां झुग्गी वहां मकान, उस वादे को पूरा नहीं कर रही है। बीजेपी वादा खिलाफी कर रही है। इसी तरीके से पहले भी हमने देखा था कि प्रदर्शन किया गया था, और आज उसी तर्ज पर प्रदर्शन किया जाएगा 12 बजे। इसमें न केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, इसके साथ साथ जिन झुग्गियों के लोगों को नोटिस दिया गया है झुग्गियों को तोड़ने का, वो झुग्गीवासी भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। कुंदन, तो रमित, क्या उसी तरह का प्रदर्शन होगा जिस तरह का प्रदर्शन हमने बीजेपी दफ्तर के सामने देखा था? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि भारी संख्या में झुग्गी के अंदर रहने वाले लोग भी उस दिन हमने वहां पर देखे थे, पहुंचे थे, और वाटर कैनन चलाया गया था, जिससे जो प्रदर्शनकारी हैं उनको पीछे खदेड़ा गया था। हालांकि आज भी उसी तरीके का प्रदर्शन देखा जा रहा है, क्योंकि प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही आतिशी का भी ट्वीट आ गया। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने क्लियर कर दिया है कि हम दिल्ली के अंदर झुग्गियों को नहीं टूटने देंगे। तो ऐसे में पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो है अब उन झुग्गी वासियों के साथ खड़ी होते हुए नजर आ रही है। निश्चित तौर पर रमेश भिदोड़ी का जो पूरा इलाका है, वहां पर कई ऐसे, चाहे हम जवाहर नगर कैंप की बात करें या फिर नवजीवन कैंप की बात करें, ये जो पूरा इलाका है वो साउथ दिल्ली लोकसभा के अंदर भी आता है, और वहीं से रमेश भिदोड़ी सांसद हैं। निश्चित तौर पर यही वजह है कि उनके सरकारी आवास के बाहर ये प्रदर्शन चुना गया है। ठीक है, शुक्रिया नमित, इस खबर पर नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। तो रमेश भिदोड़ी जो सांसद है बीजेपी के, उनके खिलाफ आज आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने वाली बड़ी तादाद में झुग्गी झोपड़ी के लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ये बैठक प्रस्तावित है। 4 बजे वाराणसी मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। 5:30 बजे प्रयागराज मंडल के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज मंडल के अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। बीजेपी नेताओं के साथ भी उनकी बैठक की खबरें हैं। 5:30 बजे प्रयागराज मंडल के अधिकारियों के साथ भी आज बैठक होगी। अभिनव पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अभिनव, मैराथन बैठक आज चलने वाली है सीएम योगी की अलग अलग विभागों, अलग अलग मंडलों के साथ। बिल्कुल, मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय जो है मंडलीय वाइज बैठक कर रहे हैं, जिसमें कि कई मंडलों की बैठक अब तक हो चुकी हैं, और आज जो प्रस्तावित है उसमें 9:30 बजे से भी बैठक होनी है। उसके बाद कई विभागों की बैठक होगी। इसके अलावा दोपहर 3 बजे जो है वो के बाद जो है वो प्रयागराज की बैठक होगी। इसके अलावा वाराणसी मंडल की बैठक होगी, और मंडल की बैठक में प्रतिनिधि जो है, जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हो, विधायक हो, उनको भी वहाँ पर जिलाधिकारी, ये भी लोग जो है उन बैठकों में शामिल होते हैं। इन बैठकों में उन लोगों के साथ उन स्थानीय जो मुद्दे हैं उस पर, और साथ ही साथ 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसके तैयारी मद्देनजर ये बैठक चल रही है। जो भी जनता के, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो, इसको कितना इम्प्लीमेंट किया गया है, कौन कौन सी समस्याएं अभी आ रही हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो जनप्रतिनिधियों के द्वारा हो, जो आम आदमी है उसकी सहूलियत को लेकर क्या कुछ मुद्दे बचे हुए हैं, इन तमाम चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ये बैठक अति महत्वपूर्ण हो रही है। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वो जुटी हुई है 2024 की विधान लोकसभा की तैयारियों को, और इसी के तहत आपने देखा कि कल जेपी नड्डा भी वाराणसी का दौरा किया। उन्होंने गाजीपुर में एक रैली को संबोधित किया। ये सारी चीज़ें कमोवेश जो तैयारी हो रही है, जो बैठकें हो रही हैं, वो 2024 चुनाव को लेकर, उसी को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ इस समय मंडल स्तरीय की बैठक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, समीक्षा बैठक जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्टाइल रहा है, चाहे वो पहला कार्यकाल हो या सेकंड फेज का कार्यकाल हो जो अब चल रहा है। हम देखते हैं अभिनव की लगातार मुख्यमंत्री सिलसिलेवार तरीके से बैठक करते हैं, हर मंडल की बैठक करते हैं
और जो मंत्री हैं उनसे भी प्रेजेंटेशन लेते हैं, उनसे भी फीडबैक लेते हैं, उन्होंने क्या कुछ किया, उनके विभाग में क्या कुछ काम कर रहे हैं, ये पूरी जानकारी मुख्यमंत्री लेते रहते हैं। तो ये तो मुख्यमंत्री कैसा लगता है कि काम करने का स्टाइल बन गया है। नहीं देखिए, बिल्कुल अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में देखा कि एक साथ लगातार दौरे किए उन्होंने और पूरे 75 जिलों को कवर किया था। हवाई यात्रा की, सब जगहों पर जो है आकस्मिक जो है दौरे किए, वहाँ के लोगों से मिला, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। इसके पहले भी वो हर जो मंडलीय बैठक है उसमें जो विधायक होते थे उन विधायकों को बुलाया जाता था, विधायकों के साथ उनकी बैठक होती थी। लेकिन इस बार जो बैठक है उसमें वहाँ के सांसदों को भी बुलाया जा रहा है। सांसद और विधायकों की जो तालमेल है, कई ऐसे क्षेत्र होते हैं देखिए जहां पर कि सांसद विधायक का तालमेल नहीं होता है, सांसद विधायक की शिकायत करता है, विधायक सांसद की शिकायत करता है। ऐसी सूरत में इस बार सांसद और विधायक दोनों लोगों को बैठाया जा रहा है और उन लोगों से वहां की समस्याओं के अलावा क्या कुछ और विकास के लिए जोड़ा जा सकता है, केंद्र की जो योजनाएं हैं, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसको धरातल पे कितना लाया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसको धरातल पे कितना लाया गया है, कौन कौन सी योजनाएं बची हुई हैं, ये तमाम समस्याएं, ये तमाम जो निदान है उसको है। इसके अलावा आगे वाले भविष्य में सरकार के क्या रोड मैप है वो एक मद्देनजर रखा गया है। और खास तौर से प्रयागराज और वाराणसी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रयागराज में देखिए तो अगले साल जो है कुंभ लगने हैं और इसकी मुकम्मल तैयारी को लेकर शासन और प्रशासन पूरी तरह से एकजुट हो चुका है। वही वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, लगातार मुख्यमंत्री भी कल ही मुख्यमंत्री वाराणसी से लौटे हैं, वहां लगातार वो दौरा करते रहते हैं और प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री चाहते हैं वाराणसी को, ठीक है मतलब ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्टाइल है, काम करने का स्टाइल है। वो हर विभाग से, हर मंत्री से प्रेजेंटेशन लेते हैं, हर विभाग पर उनकी नजर रहती है व्यक्तिगत तौर पर भी। और वाराणसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुस्लिम पक्ष दाखिल करेगा जवाब कोर्ट में। आज मुस्लिम पक्ष जो है अपनी दलीलें रखेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल कर सकता है जवाब। हिंदुओं को परिसर सौंपने की याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। वजूखाने में कथित शिवलिंग की पूजा के मामले में आज सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बनारस से जुड़ी हुई फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज मुस्लिम पक्ष जो है अपनी बातें रखेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, हिंदुओं को परिसर सौंपने के मामले में आज फिर से सुनवाई होने वाली है। हिंदुओं को पूरा ज्ञानव्यापी परिसर सौंपने के मामले में सुनवाई होगी। कथित शिवलिंग की पूजा करने को लेकर के भी सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर इसी मामले में दरअसल दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। आज बताया जा रहा है कि एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष जो है अपनी दलीलें रखेगा। हिंदुओं को परिसर सौंपने के मामले में ये सुनवाई होगी और इसके अलावा वहां पर पूजा के अधिकार को लेकर के आज अदालत में दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील रखेंगे। मदन मोहन हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए बनारस से जुड़ रहे हैं। मदन, आज कौन कौन से लोग अपना पक्ष रखेंगे? क्या सिर्फ मुस्लिम पक्ष को ही अपना पक्ष रखना है या फिर दोनों पक्षों को अदालत सुनेगी? बिल्कुल कुलपति बताना चाहूँगा जिस तरह से ज्ञानवापी श्रृंगार बोली का जो मामला चल रहा है उसको लेकर के अगर हम बात करें तो आज अंजुमन इंतजामिया जो है वो जो है अपना पक्ष रखेगा, जिसको लेकर के आज जो है इसको सुनवाई होनी है। जिला जज अजय के कृषि विशेष की अदालत में जो है ये सुनवाई चल रही है और उसके बाद जो है अंजुमन इंतजामिया की तरफ से जो है याचिका डाली गई थी जिस पर जो है आज वो है अपना पक्ष रखेगा। जिस तरह के अगर पिछली बार की अगर बात करें तो हिंदू पक्षकार ने अपना पक्ष रखा था, जिसमें जो है कार्बन डेटिंग और वन अन्य विषयों को जो संग्रहित करने को लेकर के जो है मामला दर्ज किया गया था, उसको उसी को लेकर के जो है आज इस पे जो है सुनवाई होनी है। जी, दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं मदन, और आज मुस्लिम पक्ष ही अपनी बात रखेगा। हिंदू पक्षों की तरफ से क्या दलील दी गई अभी तक की जो सुनवाई हुई है? आज जुकुंदर जी बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि हिंदू पक्षकार जो है ये इसमें है कि जो वहाँ पे कथित शिवलिंग मिला है उसको जो है ना पूजा अर्चना की जो है इजाजत दी जाए, वहीं जो है कहा जाए तो गैर मुस्लिम को जो है प्रवेश जो है ना ज्ञानवापी परिसर के अंदर वर्जित किया जाए। तो इसको लेकर के जो है याचिका डाली गई थी जिस पर जो है आज सुनवाई हो रही है। वहीं अंजुमन इंतजामिया के द्वारा जो है याचिका डाली गई थी कि जो भी हिंदू पक्षकार के द्वारा जो ये बताया जा रहा है वो जो है एक 91 से 30 वार्षिक एक्ट के तहत जो है नहीं आता है, क्योंकि इसको जो है सिर्फ जो है सुन्नी पक्ष कोर्ट को सुनने का अधिकार है, तो जिसको लेकर के आज याचिका वो डाली गई है। शुक्रिया मदन इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। और मौनी अमावस्या पर महास्नान है आज। प्रयागराज के संगम घाट पर जन सैलाब उमड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। सुबह से लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। माघ मेले में बनाए गए हैं 17 स्नान घाट। माघ मेला क्षेत्र में 17 स्नान घाटों की व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से। माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के मौके पर लाखों की तादाद में आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज में पहुंचते हैं श्रद्धालु। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों की नजरों से भी सुरक्षा चाक चौबंद है। वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और हर जगह सीसीटीवी से निगरानी भी की जा रही है। फिलहाल स्नान घाटों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है। दिनेश सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। दिनेश, वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए और कितनी बड़ी तादाद में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं? देखिए कुंदन, मैं सबसे पहले बता दूं कि प्रयागराज का जो माघ मेला है उसका सबसे बड़ा स्नान पर्व है मौनी अमावस्या, और जिसके चलते प्रशासन को अंदाजा ये है कि 1.5 करोड़ के आसपास श्रद्धालु मौनी अमावस्या में आस्था की डुबकी लगाएंगे। मेला प्रशासन की तरफ से जो हमें जानकारी दी गई है, करीब 50 लाख के आसपास श्रद्धालु अभी भी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और लगातार श्रद्धालुओं को आने का सिलसिला जारी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 700 हेक्टेयर में बताए गए इस मेला में एक इतनी जगह भी नहीं कि आप कदम रख सकें। इतनी भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। बावजूद इसके कि रात में यहाँ बारिश हुई है, मौसम खराब हुआ है, उसके बावजूद श्रद्धालुओं का यहाँ लगातार आने का सिलसिला जारी है। जी, शुक्रिया दिनेश इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। और पश्चिम बंगाल जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। वंदे भारत ट्रेन पर फिर पथराव हुआ है। पथराव के दौरान ट्रेन के शीशे टूटे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरपीएफ की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वंदे भारत ट्रेन को लेकर के विवाद बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में ट्रेन के संचालन को लेकर के इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं और फिर से खबर ये आ रही है कि वंदे भारत ट्रेन पर पथराव फिर से किया गया है और इस पथराव में ट्रेन के शीशे टूटे हैं। आरपीएफ जो है वहां पर मोर्चा संभाल रही है और आरपीएफ पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां पर वंदे भारत ट्रेन पर एक बार फिर से पथराव किया गया है, ट्रेन के शीशे टूटे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई 11 जिलों में एवलांच का अलर्ट जारी किया गया। एक हफ्ते में आ चुके 5 बर्फीले तूफान को लेकर के अलर्ट है। ये बर्फीले तूफान से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कुपवाड़ा में 5 दिन में 2 बर्फीले तूफान आए हैं। किश्तवाड़ के रहने वाले 2 मजदूरों की मौत हुई है इस बर्फीले तूफान की वजह से और एवलांच की वजह से। बर्फीले कहर में देवदूत भारतीय सेना बनकर के एक बार फिर से सामने आई है। 158 मजदूरों को सुरक्षित स्थानों पर सेना ने पहुंचाया है। सेना ने 6 गर्भवती महिलाओं का भी रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू कर पास के सी पहुंचाया गया है। तो सेना एक बार फिर से मुश्किल हालात में जम्मू कश्मीर में डट करके खड़ी दिखाई दे रही है। एवलांच की एक बार फिर से आशंका व्यक्त की जा रही है। दीपांकर गुप्ता हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। दीपांकर, क्या है मौसम का हाल वहां पर और क्या अलर्ट आज के लिए? देखिए, जहां एक तरफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, आज कल परसों लगातार यहाँ पे मौसम खराब रहा और तमाम जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर के इलाके हैं या फिर जम्मू के किश्तवाड़ के इलाके हैं, वहां पर एवलांच का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है। लोगों को कहा गया है कि वे घर से बाहर ना निकले। 2500 से 3500 मीटर से अबव सी लेवल जितने इलाके हैं वहां पर ये एवलांच जारी किया गया है। लेकिन भारतीय सेना की अगर बात करें, आपने बिल्कुल सही बताया, भारतीय सेना देवदूत बनकर पहले भी आती रही है। पिछले एक हफ्ते में 7 गर्भवती महिलाओं को एयरलिफ्ट किया, अपने कईयों को चारपाई पे लाया, कईयों को एयरलिफ्ट किया ऐसे गुरेज के एरिया से जो कि कटे हुए हैं। उसके अलावा एवलांच की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले हमने आपको जैसे बताया था, एक बहुत बड़ा एवलांच आया था, उसमें 2 मजदूरों की डेथ हो गई थी और 158 को रेस्क्यू किया गया था। आज भी एवलांच का पूरा जो चांसेस बने हुए हैं, क्योंकि तमाम जो एरियाज हैं वहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है और जब बर्फबारी होती है उसके बाद निश्चित तौर पर अगर मौसम खुलता भी है तो एवलांच आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल।
पिछले 3 दिनों के मौसम का हाल बताया आपने दीपांकर, आगे आने वाले वक्त में कैसा रह सकता है मौसम, क्योंकि उत्तर भारत और खासतौर पर दिल्ली एनसीआर और बाकी स्टेट को लेकर के कहा गया था 18-19 तारीख तक मौसम खराब रह सकता है, लेकिन बाद में चीजें बेहतर हो सकती है। दिल्ली में ये स्थिति है, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर के आगे को लेकर के क्या अलर्ट जारी किया गया और क्या पूर्वानुमान है मौसम विभाग का? हम आपको बताएं, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 17-18 से शुरू हुई थी वो चल रही है अभी भी। 23 और 24 को 90% मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी इलाकों में, पहाड़ी के इलाकों में बर्फबारी होनी है। ऐसे में काफी ज्यादा चांसेस हैं कि एवलांच जो है वो आ सकते हैं और इसीलिए प्रशासन जो है अलर्ट मोड पे है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम जो एजेंसीज हैं उनको भी अलर्ट मोड पे रखा गया। ठीक है, शुक्रिया दीपांकर इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो मौसम जो है जम्मू कश्मीर का खराब बना हुआ है, 6 जिलों में एवलांच का भी अलर्ट जारी किया गया है और अभी तक 2 मजदूरों की एवलांच और बर्फीले तूफान की वजह से मौत भी हो चुकी है। हम लोग करेंगे छोटे ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।